नाउ लेट अस सी द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं दे आर हार्ड, क्रिस्टलाइन एंड ब्रिटल. हार्ड होते हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दे आर क्रिस्टलाइन. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव सीन सॉल्ट, तो सॉल्ट में आप देखते होंगे एक एक दाना जो होता है सॉल्ट का, आप उसको अलग अलग देख सकते हो. सिमिलरली देर आर मेनी अदर आयनिक कंपाउंड्स जिसमें आप हर एक दाना जो है उसका अलग अलग उसको अगर आप देख सकते हो विद अ प्रॉपर शेप एंड ज्योमेट्री, तो उसको हम क्रिस्टलाइन बोलते हैं. ब्रिटल मतलब जो इजीली टूट जाते हैं. तो जो आयनिक सॉलिड्स हैं ये हार्ड तो होते हैं बट दे आर ब्रिटल. नाउ व्हाई सो? बिकॉज इफ वी सी द आयनिक सॉलिड, तो आयनिक सॉलिड में क्या होता है, द कैटायन इज अट्रैक्टेड टू एन आयन थ्रू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये हमेशा बिटवीन अपोजिट चार्जेस के बीच में ही होती है. सो व्हेन यू अप्लाई फोर्स ऑन दिस डिस्ट्रीब्यूशन, सो व्हाट हैपेंस, ड्यू टू दिस फोर्स, ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स, जो सेम चार्जेस हैं दे कम नियरर टू ईच अदर ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट and due to this they begin to repel each other. तो ये रिपेल करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, रिपेल करने की वजह से ये यहाँ से जो लेयर है ये टूट जाएगी बीच में से एंड दिस विल स्प्लिट. तो ये अलग अलग हो जाएंगे. सो दिस इज हाउ द आयनिक सॉलिड्स ब्रेक. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट आयनिक सॉलिड्स एग्जिबिट आइसोमॉर्फिज्म. ना आइसोमॉर्फिज्म का हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव अ सॉलिड NaF, तो NaF में आप देखोगे Na प्लस है एंड F माइनस है. तो Na का अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें दिस इज 2/8, F माइनस का देखें तो दिस इज ऑल्सो 2/8. नाउ लेट अस सी अनदर सॉलिड MgO. इसमें Mg2 प्लस है हैविंग द डिस्ट्रीब्यूशन 2/8, 2 एंड O2 माइनस है अगेन हैविंग द डिस्ट्रीब्यूशन 2/8. तो दो आयनिक सॉलिड्स जहाँ पे कैटायन और एनायन का कॉन्फ़िगरेशन सेम हो, इस तरह के सॉलिड्स को हम क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फस सॉलिड्स. सो आइसोमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, विच हैव सेम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ anion and cation. Next property of ionic compounds is that they have got high melting and boiling points. The reason being due to the strong electrostatic force of attraction. Next property is that ionic solids, since they are containing ions in them, so they have got ionic mobility, यानी कि they are conducting in nature. Now why they are conducting in nature? Because of the presence of ions. But एक बहुत important बात क्या है यहाँ पे कि they have a conducting nature only in molten and aqueous state. Whereas if these ionic solids are present in the solid state, then they are bad conductor of इलेक्ट्रिसिटी. क्यों? क्योंकि जो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट में देर आर नो फ्री आयंस. नो फ्री आयंस मीन्स नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. बट इन द लिक्विड और इन द एक्वस स्टेट देर आर फ्री आयंस. फ्री आयंस हैं, सो देयरफॉर इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Now next property is solubility. Now what do you mean by solubility? That whenever you dissolve the ionic solids, they are highly soluble in polar solvents, especially water. So what happens? Suppose if we take a ionic solid like NaCl, so whenever you will put it into water, it will dissociate into its ion Na plus and Cl minus. Now here we can see कि वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से क्या होता है कि ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. अट्रैक्शन होने की वजह से ऑक्सीजन के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो बढ़ जाता है, उसका इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है, ड्यू टू विच
इसके पास स्लाइट एक्सेस हो जाती है चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की, एंड देयरफॉर इट डेवलप्स ए पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इन टर्न हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड जो है वो डिक्रीज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, एंड देयरफॉर इट डेवलप्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। दैट इज़ वाई वी कॉल वाटर एज ए पोलर मॉलिक्यूल ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ दीज चार्जेस। तो अब जब हम किसी भी आयनिक सॉलिड को वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, ये डिसोसिएट कर जाता है इनटू इट्स आयंस। तो Na+ है और Cl-, सो व्हाट विल हैपन दैट ऑक्सीजन of H2O molecule surrounds the positively charged Na+, ठीक है। तो ये एक अपना एक स्फेयर बना लेता है वाटर मॉलिक्यूल्स का अराउंड दिस Na+ आयन। सिमिलरली द हाइड्रोजन्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स दे सराउंड the negatively charged chloride ion. So again these water molecules they form a electron cloud. So these water molecules again form a sphere which is called as hydration sphere. और इसी की वजह से क्या होता है कि इन आयंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है एंड दे बिकम सोल्यूबल इन वाटर। सो आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं दे कैन फॉर्म दिस टाइप ऑफ हाइड्रेशन स्फेयर विद वाटर और एनी अदर पोलर सॉल्वेंट, दैट इज वाई दे आर सोल्यूबल इन वाटर या फिर और अदर पोलर सॉल्वेंट्स। नाउ वी नो कि जो ये Na+ और Cl- अट्रैक्टेड होते हैं, इनमें क्या, यहाँ पे सॉलिड में क्या होती है, लैटिस एंथैल्पी होती है। लेकिन जब इनके आयंस बन जाते हैं एंड दे आर सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, तो इस प्रोसेस में अगेन एक एनर्जी निकलती है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। ये जो एनर्जी होती है अगेन दिस इज द एनर्जी रिलीज्ड। अब ये एनर्जी रिलीज होती कहाँ से है, ये एनर्जी रिलीज होती है ड्यू टू सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। मतलब क्या है इसका कि जब Na+ या Cl- वाटर के साथ इंटरेक्शन फॉर्म करेंगे तो इस प्रोसेस में भी एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। अगर सॉल्वेंट वाटर के अलावा कुछ और है, हाइड्रेशन वर्ड यूज तब होता है जब हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, लेकिन इफ यू हैव एनी अदर सॉल्वेंट अदर देन वाटर देन दिस हाइड्रेशन एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड एज solvation energy. So again a new term for you people, ठीक है। लैटिस एंथैल्पी होती है जो आयंस को होल्ड करके रखती है, और हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है कि जब हम आयनिक सॉलिड को वाटर में डालेंगे तो सोल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलते हैं। अगर सॉल्वेंट वाटर के अलावा कुछ और है तो उस एनर्जी को फिर हम सॉल्वेशन एनर्जी बोलते हैं। फॉर सॉल्युबिलिटी एसेंशियल कंडीशन क्या है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू लैटिस एंथैल्पी। क्यों? क्योंकि अगर लैटिस बना रहेगा तो वो डिसॉल्व ही नहीं होगा, तो इसीलिए हाइड्रेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो लैटिस एंथैल्पी को ओवरकम कर पाएगी, यानी कि लैटिस को तोड़ पाएगी। तो जैसा कि अब आपको पता है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए और लैटिस एंथैल्पी कम होनी चाहिए, तो इसी से हमें क्या पता चलता है कि जो लैटिस एनर्जी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी या फिर सॉल्वेशन एनर्जी, ठीक है। एंड ऑल्सो वी कम टू नो दैट हाइड्रेशन एनर्जी directly decides the solubility, whereas we know lattice enthalpy is inversely proportional to solubility। हमने पहले भी देखा था। also ये जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है ये कैटायन के साइज पे इनवर्सली डिपेंड करती है, ठीक है। सो साइज ऑफ, तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमने पहले भी देखा था कि जो लैटिस एंथैल्पी है दैट इज ऑल्सो इनवर्सली डिपेंडेंट अपॉन साइज ऑफ आयन। इसका मतलब क्या है कि एज वी गो डाउन द ग्रुप, ठीक है, किसी भी ग्रुप में जाएंगे तो लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी दोनों ही क्या करेंगी, डिक्रीज करेंगी,
ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि किसका डिक्रीज ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर डिक्रीज इन लैटिस ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो दोनों चीज़ें डिक्रीज कर रही हैं डाउन द ग्रुप, बट वी हैव टू सी कि कौन ज़्यादा डिक्रीज कर रहा है। सो अकॉर्डिंगली दैट विल डिसाइड द हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स डाउन द ग्रुप। Next property of ionic solids is that the ionic bond is non-directional in nature. Now non-directional in nature का मतलब क्या है कि अगर हम कोवलेंट बॉन्ड को देखें तो आप पढ़ोगे कि कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है कॉन्ट्रेरी एक दूसरे के, कि आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल है लेकिन कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल है। इसका मतलब क्या है, अगर हम कोवलेंट सॉलिड की बात करें, जो बहुत ही सिंपल एग्जांपल में लेती हूँ, विच इज़ ऑफ मीथेन। आपको पता है कि ये शेयरिंग से बनता है। अब ये जिस डायरेक्शन में होगा, ये बॉन्ड जिस डायरेक्शन में होंगे, दे विल डिसाइड द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, लेकिन आयनिक बॉन्ड के केस में ऐसा नहीं है। आयनिक बॉन्ड जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, ना ही इन सॉलिड्स की कोई शेप या ज्योमेट्री होती है। ठीक है, सो दिस बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। कैसे? क्योंकि कैटायन है, कैटायन अपने जहाँ से भी जितना भी सराउंड हो सकता है वो उतने एनायन से सराउंडेड हो जाता है। सिमिलरली एनायन है, एनायन अपने अराउंड जितने कैटायन से सराउंड हो सकता है वो उतने कैटायन से सराउंड हो जाता है। तो इस बॉन्ड की कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है, यानी कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। इट इज स्ट्रॉन्ग, इक्वली स्ट्रॉन्ग इन ऑल द डायरेक्शंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट आयनिक बॉन्ड इज देयर इज नो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर ए आयनिक सॉलिड। ठीक है, हम हमेशा सिर्फ एक सिंपलेस्ट रेशियो शो करते हैं ऑफ कैटायन टू एनायन, और इसी को हम क्या बोलते हैं? एम्पेरिकल फॉर्मूला। सो आयनिक सॉलिड्स के केस में वी ओनली हैव एम्पेरिकल फॉर्मूला, देयर इज नो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल NaCl। सो NaCl में मैंने बताया था आपको कि Na+ जो है दैट इज सराउंडेड बाय 6Cl माइनस। सिमिलरली ईच Cl माइनस इज सराउंडेड बाय 6 Na+। बट हम क्या करते हैं? इसका रेशियो शो करते हैं। Na+ इज टू Cl माइनस, रेशियो क्या है? 6 to 6, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में इट इज 1:1। सो वी राइट दैट फॉर्मूला इज NaCl। लेकिन ये NaCl जो फॉर्मूला है, दिस इज जस्ट एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड देयर इज एज सच नो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लास्ट थिंग विच यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर जूनियर क्लासेस ऑल्सो, देन हाउ डू वी राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? बहुत सिंपल है। तो आयनिक फॉर्मूला सपोज करो आपको लिखना है कैल्शियम सल्फेट। सबसे पहले हम सिंबल लिखेंगे। कैल्शियम सल्फेट के लिए होता है SO4। नाउ राइट द चार्जेस, यानी कि वैलेंसी। इसकी +2 है, इसकी -2 है, एंड देन यू नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो गया? Ca2SO4 का ट्वाइस। क्योंकि दोनों जगह सेम नंबर है तो इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, सिर्फ CaSO4। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज यू हैव टू राइट फॉर्मूला फॉर कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम इज Ca, क्लोराइड इज Cl। ठीक है, Cl -1 होता है तो इसकी चार्ज इज -1, इसकी चार्ज या वैलेंसी हम कुछ भी बोल सकते हैं दोनों को, इट्स +2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया? CaCl2। ठीक है, सो दिस इज द वे टू राइट द फॉर्मूलाज। सपोज यू हैव टू राइट फॉर्मूला फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट। सो हाउ यू विल राइट द फॉर्मूला फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट? सिंबल लिखिए एल्यूमिनियम सल्फेट, चार्ज लिखिए, एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है +3, सल्फेट पे चार्ज होता है -2। अब ये सिंबल चार्जेस ये आपको पता होने चाहिए बिफोर राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला। सो नाउ यू नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया? ये Al को हमने मल्टीप्लाई किया है 2 से एंड सल्फेट को मल्टीप्लाई किया हमने 3 से। ब्रैकेट में इसलिए रखा है क्योंकि सल्फर, ऑक्सीजन, इन सब का मल्टीप्लिकेशन है 3 से। ठीक है, नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट।